स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। लास्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित। आज की इस वीडियो में हम उन प्रश्नों को आगे बढ़ाएंगे और शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? ऑप्शन है आपके पास ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड एलनबरो, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर डी सर जॉन शोर ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड एलनबरो जो था उसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। कब? यदि हम इसकी बात करें कि कब इस प्रथा को समाप्त किया गया तो आपके 1843 में जो है इसके द्वारा दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखिए 1843 के एक्ट के द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था। इसका कार्यकाल 1842 से 1844 तक रहा था। ये हम पहले भी एक प्रश्न में देख चुके हैं। अगला प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ऑप्शन है आपके पास ए लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, बी लॉर्ड वेलेस्ली चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, सी लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि या फिर डी लॉर्ड कैनिंग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित है हमें यह बताना है। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है उसने स्थायी बंदोबस्त यानी कि ये आपके भू राजस्व की एक प्रणाली थी जिसे आप किस नाम से जानते हैं? तो देखिए जिसे आप जानते हैं परमानेंट सेटलमेंट के नाम से। ये क्या है? ये है आपका परमानेंट सेटलमेंट के नाम से आप इसे जानते हैं, जो कि आपकी एक भू राजस्व प्रणाली थी जिसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है कब यदि हम बात करें तो 1793 में इसे लागू किया था। फिर यदि हम आगे देखें लॉर्ड वेलेस्ली चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, तो देखिए लॉर्ड वेलेस्ली जो है वो किस में था? तो उसने जो है किसकी नीति अपनाई थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने तो अपनाई थी आपके किसकी? सहायक संधि की नीति। यानी कि यदि हम बात करें तो लॉर्ड वेलेस्ली ने आपके सब्सिडियरी अलायंस यानी कि लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि। लॉर्ड डलहौजी जो था उसने क्या अपनाया? तो लॉर्ड डलहौजी ने आपके अपनाया था क्या? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी कि जो हड़प नीति थी वो किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और लॉर्ड कैनिंग के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जी नहीं, ये की गई थी आपके डफरिन के समय। लॉर्ड डफरिन जो था उसके समय में स्थापना की गई थी किसकी? यदि हम बात करें तो देखिए लॉर्ड डफरिन के समय पर स्थापना की गई इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वही सही सुमेलित है। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस इसने 1793 में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की, यानी कि क्या लागू किया? परमानेंट सेटलमेंट। जबकि चतुराईपूर्ण निष्क्रियता यानी कि कुशल अकर्मण्यता की नीति जॉन लॉरेंस ने, सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली और व्यापगत का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने करी थी। कब? लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में 1888 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो ये हमने चर्चा अभी की। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? तो यहाँ पर हमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं किया गया है। ऑप्शन है आपके पास ए लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, बी है लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि, सी लॉर्ड डलहौजी व्यापगत का सिद्धांत, डी लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता। तो यदि हम यहाँ पर देखें तो देखिए ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट यानी कि स्थायी बंदोबस्त बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि यानी कि सब्सिडियरी अलायंस यह भी सही है। लॉर्ड डलहौजी आपके डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी कि व्यपगत का सिद्धांत यह भी सही है। तो यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं किया गया है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कैनिंग इसका यहाँ पर सही उत्तर होगा। उच्चतम निष्क्रियता की यदि हम बात करें तो हमने बात करी थी यह जो नीति है यह किसके द्वारा अपनाई गई? तो ये अपनाई गई जॉन
लॉरेंस जो था उसके द्वारा इसे अपनाया गया था। यहाँ पर यह चीज़ हमें याद रखनी है। लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 की क्रांति हुई, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा हुई। दो चीज़ें उसके समय में मुख्य हैं जो हमें याद रखनी है। और वह भारत का पहला क्या बना था, वायसराय भी बना था। अगला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया, यानी कि परमानेंट सेटलमेंट किसके शासनकाल में लागू किया गया। ऑप्शन दिए गए हैं, ए वॉरेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी सर जॉन शोर, या फिर डी लॉर्ड वेलेस्ले। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में स्थायी बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट की यहाँ पर बात की गई है। तो यह भी आपको याद रखना है। देखिए, इनको यदि हम साथ साथ कुछ कीवर्ड्स को इंग्लिश में भी याद रखेंगे तो आपको याद रखने में काफ़ी आसानी होगी। और कब इसे लागू किया गया, तो स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट 1793 में लागू किया गया था। इसमें क्या होता था, तो देखिए इसमें जो है कॉर्नवालिस ने क्या किया कि जो भू राजस्व की दर थी उनको फिक्स कर दिया गया था कि इतना आपको देना ही देना है, और जो जमींदार था उसे उतना टैक्स कलेक्ट करके देना होता था। उसके लिए वहाँ पर बोली लगती थी। यदि वह नहीं दे पाया तो सूर्यास्त का नियम लागू होता था, फिर उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी, सजा दी जाती थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नांकित में सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं, ए लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, बी लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि प्रणाली, लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, और ऑप्शन डी है लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 का 17वां रेगुलेशन। तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट बिल्कुल सही है, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि प्रणाली सब्सिडियरी अलायंस यह भी सही है, और लॉर्ड विलियम बेंटिक हम जानते हैं 1828 से ये थे, तो 1829 में 17वां रेगुलेशन इनके समय आया, यह भी सही है। लेकिन लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध ये आपका सही सुमेलित नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर यहाँ पर होगा। यदि हम बात करें द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध यानी कि सेकंड एंग्लो मराठा वॉर की, तो ये कब हुआ, ये आपका हुआ था 1803 से लेकर 1805 तक। कब हुआ, तो 1803 से 1805 में जो है आपका सेकंड एंग्लो मराठा वॉर यानी कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। और उस समय कौन था यहाँ पर, यदि हम बात करें गवर्नर जनरल, तो उस समय था वेलेस्ली। उस समय कौन था, तो लॉर्ड वेलेस्ली ही उस समय यहाँ का गवर्नर जनरल था। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर याद रखनी है। फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है इसके समय में कौन सा हुआ, तो इसके समय में हुआ था थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। यह चीज़ हमें यहाँ पर याद रखनी है 1817-18 में। अब देखिए यहाँ पर यदि हम चर्चा करें तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बीच लॉर्ड वेलेस्ली के काल में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में तृतीय आंग्ल तथा अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध यानी कि थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ 1717-18 में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों के पराजय के पश्चात लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पेशवा की गद्दी 1818 में समाप्त कर दी तथा पश्चिमी भारत में स्थित पेशवा का समस्त प्रदेश बम्बई प्रेसिडेंसी में सम्मिलित कर लिया। इसके अतिरिक्त कंपनी ने बुंदेलखंड, मालवा तथा शेष भारत जिस पर पेशवाओं का प्रभुत्व था उस पर राजनीतिक अधिकार कर लिया। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि सेकंड एंग्लो मराठा वॉर जो है वो आपके लॉर्ड वेलेस्ली के समय 1803 से 1805 में हुआ, और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर यानी कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है वह आपका हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय 1817 से 18 में, जिसमें जो पेशवा था उसकी बुरी तरीके से हार होती है। उसके बाद जो है पेशवा की गद्दी को समाप्त कर दिया गया और उनके पूरे क्षेत्र को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। अगला प्रश्न है, पेशवाई को कब समाप्त किया गया। ऑप्शन है आपके पास, ए 1858 में, बी 1818 में, सी 1861 में, या फिर डी 1802 में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1818 में। किसके बाद, तो यदि हम बात करें तो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद जो है आपके पेशवाई को समाप्त कर दिया गया था। किसके द्वारा, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ
वर्ष 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी, और ये आपके RAS 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन देखते हैं। ए डेविड ऑक्टरलोनी, बी चार्ल्स मैटकॉफ, सी आर्थर वेलेस्ली, या फिर डी जॉन जॉर्ज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स मैटकॉफ जो था उसने राजपूताना या फिर राजस्थान की तो जो देसी रियासतें थीं उनसे बातचीत की थी, जो 1817-18 में अधीनस्थ संधि जो थी सब्सिडियरी अलायंस उसके लिए। और इसमें यदि हम बात करें तो लॉर्ड हेस्टिंग्स जो था उसने राजपूताना से बात करने के लिए चार्ल्स मैटकॉफ को यहाँ पर भेजा था। वही यहाँ का रेजिडेंट था आपके उस समय का, और उसने यहाँ पर समस्त जो राजपूताना राज्य थे उनसे वार्तालाप किया था और सहायक संधि साइन की थी। यहाँ पर भी यदि हम चर्चा करें तो देखिए, राजपूताना की रियासतों के साथ वर्ष 1817-18 की अधीनस्थ संधि यानी कि सब्सिडियरी अलायंस की वार्ता चार्ल्स मैटकॉफ ने की थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने राजपूताना पर ब्रिटिश सर्वोच्चता तथा मराठों और पिंडारियों के प्रति राजपूताना की तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के तत्कालीन रेजिडेंट, कौन था दिल्ली का रेजिडेंट, चार्ल्स मैटकॉफ को वार्ताकार बनाया था। तो हमें याद रखना है वो राजपूताना का रेजिडेंट नहीं था, क्योंकि उस समय तक राजपूताना ब्रिटिश के साथ नहीं मिले थे, इसलिए दिल्ली का जो उस समय का कौन था रेजिडेंट, कौन था, चार्ल्स मैटकॉफ, उसे यहाँ पर बात करने के लिए भेजा गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं। ए लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट, बी लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि प्रणाली, सी सर जॉन शोर आंग्ल नेपाल युद्ध, या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि प्रणाली सब्सिडियरी अलायंस यह भी सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हमने अभी बात करी, यह भी आपका सही है। तो यहाँ पर जो सही सम्मिलित नहीं किया गया है वो है आपका सर जॉन शोर आंग्ल नेपाल युद्ध, यह आपका गलत है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए इस प्रकार से आप एलिमिनेशन मेथड लगाकर भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यदि हम बात करें आंग्ल नेपाल युद्ध यानी कि एंग्लो नेपाल वॉर की, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। एंग्लो नेपाल वॉर 1814 में पहला युद्ध हुआ जिसमें कोई भी सफलता नहीं मिली थी। 1815 में दोबारा युद्ध लड़ा गया और उस समय ऑक्टरलोनी जो था उसने जो है इनको हराया था नेपालियों को। इसके बाद यदि हम बात करें तो फिर सुगौली की संधि भी हुई दोनों के बीच में, और 1816 को जो है नेपाल के कुछ हिस्सों को ले लिया गया, जैसे कि शिमला, कुमाऊं, गढ़वाल जो हैं ले लिए गए। अंग्रेजों ने उनको ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर भी यदि हम चर्चा करें आंग्ल नेपाल युद्ध की, तो यह आपके लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ। 1814 में पहला युद्ध लड़ा गया लेकिन कोई विशेष सफलता नहीं मिली। 1815 में दूसरा युद्ध लड़ा गया, कुमाऊं में अल्मोड़ा को जीत लिया गया तथा मेजर जनरल ऑक्टरलोनी, किसने, मेजर जनरल ऑक्टरलोनी ने वीर गोरखा सरदार अमर सिंह थापा को मलाव का किला समर्पित करने के लिए विवश किया। ब्रिटिश सेना राजधानी काठमांडू से 30 मील की दूरी तक पहुंच गई। 2 दिसंबर 1815 को, जैसे कि हमने पहले भी इस पर बात की थी, सुगौली की संधि जो है वो साइन की गई थी और 4 मार्च 1816 को अनुमोदित की गई। कुमाऊं, गढ़वाल और शिमला जिले जो हैं अंग्रेजों को सौंप दिए गए। तो हमें याद रखना है एंग्लो नेपाल वॉर के बारे में, पहला कब होता है, 1814 में होता है, जिसमें कोई भी विशेष सफलता यहाँ पर नहीं मिलती है अंग्रेजों को। उसके बाद 1815 में दूसरा युद्ध लड़ा जाता है और दोनों ही युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स जो था उसके शासनकाल में ही लड़े गए थे। जब दूसरा युद्ध लड़ा गया तो मेजर जनरल ऑक्टरलोनी जो था उसने गोरखा सरदार अमर सिंह थापा को मलाव का किला समर्पित करने के लिए विवश कर दिया और नेपाल की राजधानी काठमांडू से मात्र 30 मील की दूरी पर ही ये सेना पहुंच चुकी थी। अंत में 2 दिसंबर 1815 को सुगौली की संधि होती है, जिसके बाद कुमाऊं, गढ़वाल और शिमला जो है ब्रिटिश इंडिया में शामिल कर लिए गए, यानी कि ये भारत में मिल गए, अन्यथा आज की डेट में ये आपके नेपाल में ही होते। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। ऑप्शन दिए गए हैं। ए लॉर्ड एलनबरो अवध का विलीनीकरण, बी लॉर्ड डलहौजी
सिंध का विलीनीकरण, सी लॉर्ड वेलेस्ली, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, डी सर जॉन शोर, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो ऑप्शंस को देखते हैं। लॉर्ड एलनबरो, अवध का विलीनीकरण, जी नहीं, लॉर्ड एलनबरो की हमने बात करी थी। इसके समय में क्या हुआ था, इसके समय में सिंध को एनेक्स किया गया था, तो ये हमें याद रखना है। दूसरा लॉर्ड डलहौजी, सिंध का विलीनीकरण, वो एलनबरो के समय में हुआ, डलहौजी के समय में नहीं हुआ था। इसके समय में तो एक अवध का विलय किया गया और बाकी जैसे झांसी वगैरह उनका किया गया। लॉर्ड वेलेस्ली, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुआ। डी है सर जॉन शोर, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो देखिए तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके समय में हुआ, ये हुआ था आपके लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय। इस पर हमने अभी चर्चा की थी, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वेलेस्ली। अब देखिए यहाँ पर भी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो लॉर्ड एलनबरो, यहाँ पर देखिए सिंध का अंग्रेजी राज्य में 1843 में विलय किया गया। लॉर्ड डलहौजी, कुशासन के आरोप 1856, अवध का विलीनीकरण। लॉर्ड वेलेस्ली, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है। फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818, जिस पर हमने अभी चर्चा करी थी। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वेलेस्ली, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, यानी कि फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन पिछली क्लासों में कर चुके हैं। तो यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उनको एक बार जरूर देखें। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है ए लॉर्ड डलहौजी, अवध का विलीनीकरण, बी लॉर्ड डफरिन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना, डी लॉर्ड लिटन, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना। तो देखिए एक एक करके हम इन ऑप्शंस को देखते हैं। पहला है ए लॉर्ड डलहौजी, अवध का विलीनीकरण, बिल्कुल सही है, 1856 में कर लिया गया। बी लॉर्ड डफरिन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, यह भी बिल्कुल सही है, कब, 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा। सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना, यह भी सही है। विलियम बेंटिक कब से कब तक रहा, 1828 से 1835। फिर डी लॉर्ड लिटन, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना, ये आपका गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर यहाँ पर होगा। यदि हम बात करें, हमने पहली भी चर्चा करी थी कि फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर जो है उसकी हमने चर्चा करी थी, वो किसके समय हुआ था, तो ये हुआ था आपके ऑकलैंड के समय। किसके समय हुआ, तो यहाँ का गवर्नर जनरल था उस समय कौन, इंडिया का, तो वो था ऑकलैंड, इसके समय में हुआ। इसमें जो है कोई भी यहाँ पर जीत हासिल नहीं हुई, किसको, तो ब्रिटिशर्स को। फिर यदि बात करें लॉर्ड लिटन की, तो इसके समय में क्या हुआ, इसके समय में सेकंड एंग्लो अफगान वॉर हुआ। इसके समय में सेकंड एंग्लो अफगान वॉर हुआ। कब हुआ, तो ये हुआ था आपका 1878 में हुआ था। अब यहाँ पर भी यदि हम इसकी चर्चा करें तो देखिए प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब होता है, 1839 से 1842। इस दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, ऑकलैंड, जो कि हमने अभी आपको बताया। लॉर्ड लिटन जो है उसके समय पर द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ 1878 से 1880। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें याद रखनी है किसके बारे में, जो एंग्लो अफगान वॉर हुए, यानी कि आंग्ल अफगान युद्ध जो हुए और अफगानिस्तान को आज तक कोई जीत भी नहीं पाया। तो यहाँ पर क्या था, जो फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हुआ 1839 से 42 में, वो हुआ था आपके लॉर्ड ऑकलैंड के समय। जबकि लॉर्ड लिटन के समय कौन सा हुआ, तो 1878-80 में हुआ आपका द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। ये हमें यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? ऑप्शन है आपके पास ए विलियम बेंटिक, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड मेयो, या फिर डी जॉन लॉरेंस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी जॉन लॉरेंस। इसका सही उत्तर है वो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, यानी कि यदि हम इंग्लिश में इसकी बात करें तो पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, क्या कहते हैं इसे, तो देखिए इंग्लिश में भी हमें इसका नाम याद रखना है। ये कहलाती है आपकी पॉलिसी ऑफ
मास्टरली इनएक्टिविटी। किसने ये जारी की? तो ये था ब्रेन चाइल्ड जॉन लॉरेंस का। अब यदि हम इसकी बात करें तो आंग्ल अफगान जो संबंध थे उससे रिलेटेड है ये जो है एंग्लो अफगान रिलेशन से संबंधित है। अब देखिए इसकी विस्तार में यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या फिर कुशल अकर्मण्यता या फिर पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, ये जो है आंग्ल अफगान संबंधों के संदर्भ में लॉर्ड एलिनबरो के काल से प्रारंभ होकर लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल तक चलती रही। इस नीति को प्राय जॉन लॉरेंस के नाम से विशेष रूप से संबंधित किया जाता है क्योंकि उसके वायसराय काल 1864 से 69 में इस नीति का अनुसरण करने का स्पष्ट अवसर मिला और इस नीति की रूपरेखा स्पष्ट रूप से निश्चित की गई। तो ये हमें याद रखने हैं। देखिए कुछ फैक्ट्स पूछा जा सकता है कि किसने इसे स्टार्ट किया। तो स्टार्ट तो इसे किया था किसने? लॉर्ड एलिनबरो ने, ठीक है। और कब तक ये चली? तो ये लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय तक ये नीति चलती है। कौन सी? चतुराईपूर्ण निष्क्रियता यानी कि पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, तब तक ये चलती है। ये दो फैक्ट। और विशेष संबंध इसका किससे रहा? तो वो रहा है आपके जॉन लॉरेंस से। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन है आपके पास ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड डलहौजी, सी चार्ल्स मेटकॉफ या फिर डी लॉर्ड मेयो। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड मेयो जो है उसके द्वारा भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण प्रारंभ किया गया, यानी कि फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। क्या कहते हैं वित्तीय विकेंद्रीकरण को? तो इसे कहते हैं फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? तो यह स्टार्ट किया गया था लॉर्ड मेयो द्वारा। कब? तो देखिए भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण 1870 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल के दौरान आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई। ऑप्शन है इसके ए लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में, बी लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में, सी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में या फिर डी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जो है भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना करवाई गई थी। यदि हम बात करें तो नियमित जनगणना जो थी, नियमित जनगणना की यदि हम बात करें तो देखिए लॉर्ड रिपन, इसके कार्यकाल से क्या प्रारंभ होता है? इसके कार्यकाल से नियमित जनगणना प्रारंभ की गई। कब? यदि हम बात करें तो ये आपके 1881 में। और लॉर्ड मेयो जो था उसके कार्यकाल में पहली बार जनगणना कराई गई। कब? 1872 में। ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर याद जरूर रखनी है। अब देखिए इसकी यदि हम चर्चा करें तो भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में कराई गई, किंतु लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना 1881 में शुरू हुई। तो ये दो फैक्ट्स हैं जो हमने आपको ऊपर भी बताए, ये हमें जरूर याद रखने हैं जनगणना से संबंधित। अगला प्रश्न देखते हैं, वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई? ऑप्शन है आपके पास ए रिपन, बी लिटन, सी डफरिन, डी लॉर्ड मेयो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड मेयो। रिपन के समय क्या हुआ था? नियमित यानी कि रेगुलर जनगणना चालू हुई। किसके समय? रिपन के समय। तो देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है आर से रिपन, आर से रेगुलर जनगणना, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वह उसके भ्रमण पर था एक दंडित अपराधी द्वारा की गई? ऑप्शन है इसके ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड मेयो और ऑप्शन डी दिया गया है यहाँ पर लॉर्ड मिंटो। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो जो है जब वह अंडमान निकोबार की यात्रा पर गया तो एक कैदी ने वहाँ पर उसकी हत्या कर दी थी 1872 में, और ये ऐसा पहला गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके ही कार्यकाल में हो गई थी। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कब? 1872 में। और
फर्स्ट गवर्नर जनरल जिसकी हत्या उसके ही कार्यकाल में कर दी गई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर भी दिया गया है, लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान एक कैदी ने कर दी थी। मेयो प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में की गई। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है लॉर्ड मेयो के बारे में जो हमें याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई? ऑप्शन दिए गए हैं, ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड मेयो, सी लॉर्ड रिपन, डी लॉर्ड वेलेस्ली। इसका सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड मेयो। कब इसकी हत्या की गई? 1872 में। और किस जगह पर की गई? तो वो की गई आपकी अंडमान एंड निकोबार में। एक कैदी ने इसकी हत्या कर दी थी और पहला ऐसा गवर्नर जनरल था भारत का जिसकी हत्या उसी के शासनकाल में हो गई। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था। ऑप्शन दिए गए हैं आपको यहाँ पर, पहला ए मिंटो, बी डफरिन, सी एल्गिन और डी लिटन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी लिटन। लॉर्ड लिटन जो था उसने अफगानिस्तान के प्रति एक अग्र यानी कि फॉरवर्ड या फिर आप कह सकते हैं कि उसने एक काफ़ी जोशीली नीति वहाँ पर अपनाई थी। और हम जानते हैं इसके समय क्या हुआ था, इसके समय हुआ था सेकंड, लॉर्ड लिटन के समय हुआ था सेकंड एंग्लो अफगान वॉर। तो देखिए यहाँ पर भी दिया गया है 1876 में लिटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल अक्रमणता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण यहाँ पर होने लगा। तो ये हमें यहाँ पर पॉइंट याद रखना है। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? ऑप्शन है यहाँ पर, ए लॉर्ड मेयो, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड डफरिन या फिर डी लॉर्ड कैनिंग या फिर ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड लिटन। जब 1876 में भारत का वायसराय बन के आता है तो वह अफगानिस्तान के विरुद्ध जो है एक आक्रामक नीति अपनाता है और नीति को चेंज कर आक्रामक रूप अफगानिस्तान के प्रति वहाँ पर लिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा, यानी कि लॉन्गेस्ट टर्म किसका रहा एज इंडियन वायसराय? ऑप्शन है, ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड डफरिन, सी लॉर्ड हार्डिंग या फिर डी लॉर्ड मेयो। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो है टोटल 7 साल तक भारत का वायसराय रहा था, जो कि सबसे लंबी अवधि थी। लॉर्ड कर्जन जो है भारत का वायसराय बनाया गया आपके कब? 1899 में जो है उसे वायसराय बनाया गया और 1905 तक जो है वह भारत का वायसराय रहता है। तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, सीधे सीधे पूछा जा सकता है। अब यदि हम बात करें तो देखिए यहाँ पर ब्रिटिश वायसरायों में भारत के विषय में सर्वाधिक जानकारी रखने वाले वायसराय लॉर्ड कर्जन का यहाँ पर क्या है? तो देखिए लॉर्ड कर्जन 7 वर्ष 1899 से 1905, फिर देखिए डफरिन 4 वर्ष, हार्डिंग 6 वर्ष और मेयो 3 वर्ष। तो देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है कि सबसे लंबा कार्यकाल जो है वह किसका रहा? तो वह रहा था आपके लॉर्ड कर्जन का 7 साल। कब से कब तक? 1899 से लेकर के 1905 तक उनका कार्यकाल रहा था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी, किसके द्वारा? तो देखिए यानी कि यहाँ पर लोकल बॉडीज़ जो थी उनको किसके द्वारा सशक्त किया गया था भारत में? ऑप्शन दिए गए हैं, ए जॉर्ज बार्लो द्वारा, बी लॉर्ड रिपन द्वारा, सी लॉर्ड कर्जन द्वारा या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन द्वारा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड रिपन द्वारा जो है भारत में 1882 में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं जो हैं वे सशक्त की गई थी। अब यदि हम इसकी बात करें तो देखिए क्या होता है इसमें कि
भारत में जो है यहाँ पर कई सारी जो लोकल बॉडीज़ थी उनके लिए एक प्रस्ताव रखा गया 1882 में, जिसके तहत रिपन ने जो है देश में नगर पालिकाएँ जो थी उनको विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया। इसके अलावा ग्रामीण जो जगह थी वहाँ पर भी कुछ कुछ ऐसे प्रस्ताव रखे गए थे जिससे वहाँ पर लोकल बॉडीज़ को क्या किया जाए, डेवलप किया जाए, और ये लॉर्ड रिपन के शासनकाल में की गई चीज़ थी। अब यदि हम इसकी बात करें, यहाँ पर विस्तार में चर्चा करते हैं, तो देखिए 1880 में इंग्लैंड में ग्लेडस्टन के नेतृत्व में उदारवादी यानी कि लिबरल, तो देखिए हमें याद रखना है लिबरल पार्टी जो है वहाँ पर सत्ता में आती है। ग्लेडस्टन यूरोप में स्वतंत्रता का समर्थक था। उसने अपनी भारत के प्रति नीति का इन शब्दों में वर्णन किया। क्या शब्द थे उसके? हमारा भारत में रहने का अधिकार सिर्फ इस तर्क पर है कि हमारा वहाँ रहना भारतीयों के लिए हितकर है, और साथ ही यह कि भारतीय यह अनुभव करें कि यह हितकर है। तो उसका क्या कहना था कि हमारा जो है वहाँ पर रहना इंडियंस के लिए बेनिफिशियल है और इंडियंस भी ये चीज़ फील करें। इस दौरान रिपन को वायसराय पद के लिए चुना गया। संभवतः रिपन के कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन पर यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ पर सरकार का प्रस्ताव आना था। रिपन देश की नगरपालिकाओं को विकसित करना चाहता था। उसके अनुसार इन्हीं से देश की राजनीतिक शिक्षा आरंभ होती है। इस प्रस्ताव के तहत ग्रामीण प्रदेशों में स्थानीय बोर्डों की स्थापना की गई। प्रत्येक जिले में जिला उपविभाग, तालुका अथवा तहसील बोर्ड बनाने की आज्ञा हुई। नगरों में नगरपालिकाएं स्थापित की गईं। इन स्थानीय संस्थाओं को निश्चित कार्य तथा आय के साधन भी दिए गए थे। तो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट था वो लॉर्ड रिपन के टाइम में आया। अब देखिए ब्रिटेन में क्या था, एक आपकी लेबर पार्टी थी और एक लिबरल पार्टी थी। ये दोनों पार्टियां जो थी, इनमें से लिबरल, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि उदारवादी पार्टी थी, उनका रुख थोड़ा मुलायम रहता था। वो भी भारत को उपनिवेश बनाए रखना चाहते थे, आज़ाद नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनका कहीं ना कहीं रुख जो है भारत के प्रति थोड़ा सा उदारवादी रहता था। हर 4-4 साल में वहाँ पर सरकार बदल जाती थी। तो जब भी आप देखेंगे कि उदारवादी सरकार यानी कि लिबरल गवर्नमेंट वहाँ पर आती है तो वहाँ क्या होता है, तो भारत में भी उसका प्रभाव आपको देखने को मिलता है। यहाँ के लिए जो नीतियाँ बनती हैं वे थोड़ी सी उदारवादी होती हैं, उनमें उसकी झलक हमें देखने को मिलती है। तो ये बात थी जिससे यहाँ पर क्या किया गया, लॉर्ड रिपन को जो है वायसराय बना के भेजा गया। और वायसराय भी उसी प्रकार से यदि आप देखेंगे तो अधिकतर वायसराय 4-4 साल के लिए आपको मिलेंगे, क्योंकि सरकार ब्रिटेन में उस हिसाब से बदल रही थी। तो वे भी अपना रुख उसी प्रकार से रखते थे जिस प्रकार की सरकार होती थी। तो 1880 में जो है जब सरकार वहाँ पर लिबरल्स की बनी तो यहाँ पर भेजा गया लॉर्ड रिपन को वायसराय बनाकर। 1882 में जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ के लिए एक एक्ट पास किया गया जिसमें रिपन ने नगर पालिकाओं की स्थापना करी। और उसका स्वयं भी ऐसा मानना था कि नगर पालिकाएं ही हैं जहाँ से किसी भी देश की राजनीतिक शिक्षा प्रारंभ होती है। सबसे छोटे चुनाव यदि आप देखें तो ग्रामीण स्तर और आपके नगर पालिकाओं में ही होते हैं। तो उसका यह मानना था और यही सबसे एक इम्पॉर्टेंट काम था जो इसके कार्यकाल के दौरान हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? ऑप्शन है आपके पास, ए लॉर्ड मेयो, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड कैनिंग, या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वायत्त शासन यानी कि यदि हम बात करें लोकल सेल्फ गवर्नेंस, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, एल्बर्टविल विवाद किससे संबंधित था? ऑप्शन है आपके पास, भारतीयों द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधों का लागू किया जाना, बी भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू करना, सी है यहाँ पर यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना, या फिर ऑप्शन डी आयातित सूती कपड़े पर लगाए गए शुल्क को हटाए जाना। और यह आपका यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया जाना। तो देखिए उस समय क्या था कि अंग्रेज सरकार जो भारत में थी वो भारतीयों को मौके तो देती थी लेकिन उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव करते थे, चाहे वह पुलिस हो,
ICS सेवाएं हों या न्यायिक सेवाएं हों, उन सभी जगहों पर भारतीयों के साथ काफ़ी ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। और ये नियम था कि अंग्रेज जो हैं वो किसी भी मामले की सुनवाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसा यदि कोई मामला आता है, क्रिमिनल मामला जिसमें अंग्रेज शामिल है, तो उसकी सुनवाई भारतीय न्यायाधीश नहीं कर सकता। फिर यदि हम बात करें तो इल्बर्ट बिल आता है कब, आपके 1883 को। कब आया इल्बर्ट बिल की यदि हम बात करें तो ये 1883 में आता है। और इस बिल में कहा गया कि एक काम करते हैं, एक एक्ट पारित करते हैं जिससे अब भारतीय जो जज होंगे वो भी क्या कर सकते हैं, तो वो भी जो है आपके यूरोपीय या फिर जो उनकी ब्रिटिश जो जज हैं उनके बराबर की उनको शक्तियाँ देते हैं, और वो भी जो हैं क्या करते हैं, वो भी क्या कर सकते हैं, वो भी इन मामलों में सुनवाई कर सकते हैं जिनमें अंग्रेज शामिल होंगे। इसका बहुत कड़ा विरोध हुआ यूरोप में, वहाँ की सरकार तक हिल गई थी, इतना भयंकर इसका विरोध किया गया। इसके बाद जो है इसे वापस लिया गया, और इसी बिल की कंट्रोवर्सी के चलते हुए, इस विवाद के चलते हुए रिपन को जो है अपना इस्तीफा देना पड़ा था। तो ये कुछ पॉइंट भी हमें याद रखने हैं कि इसके चलते ही लॉर्ड रिपन जो था उसको क्या करना पड़ा, उसको रिजाइन देना पड़ा, क्योंकि ब्रिटेन में इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पर प्रदर्शन हुए थे और सरकार वहाँ पर एकदम हिल चुकी थी। तो देखिए इसकी यदि हम यहाँ पर डिटेल में चर्चा करें तो देखिए सर PC इल्बर्ट वायसराय की परिषद के विधि सदस्य थे। क्या थे, तो लॉ मेंबर, विधि सदस्य यानी कि लॉ मेंबर थे। 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया जिसे इल्बर्ट बिल की संज्ञा दी जाती है। इस विधेयक का उद्देश्य था कि जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं तुरंत समाप्त कर दी जाएं और भारतीय तथा यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियां समान कर दी जाएं। यूरोपीय लोगों ने इसे अपने विशेषाधिकारों पर कठोराघात माना। इल्बर्ट बिल को लेकर हुए विवाद के कारण ही 1884 में लॉर्ड रिपन को अपना कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही क्या करना पड़ा, त्यागपत्र देना पड़ा। 2 साल के अंदर अंदर 1882 में यह आता है, और 1884 में जो है लॉर्ड रिपन को इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी के चलते हुए रिज़ाइन करना पड़ जाता है। तो इसके पीछे की जो कहानी है वो हमने आपको बताई। इल्बर्ट बिल विवाद, इसमें क्या हुआ था, इसमें कहा गया कि भाई एक काम करते हैं, जो भारतीय न्यायाधीश हैं उनकी शक्तियाँ अंग्रेज न्यायाधीशों के बराबर कर देते हैं, यानी कि अब वे कहीं ना कहीं अंग्रेजों के मामले में भी सुनवाई कर सकते हैं भारतीय न्यायाधीश। इस चीज़ को जो है विशेषाधिकार का हनन माना जो आपके ब्रिटेन के लोग थे, और उन्होंने बहुत ही उग्र प्रदर्शन किया ब्रिटेन में, वहाँ पर सरकार तक हिल गई, और इसका अंत ये हुआ कि इस बिल को वापस लिया गया। इस बिल को वापस लेने के साथ साथ ही लॉर्ड रिपन जो है वह 1884 में इसके तहत क्या कर देता है, इस्तीफा अपना दे देता है कार्यकाल पूरा होने से पहले ही। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके इल्बर्ट बिल के बारे में। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इल्बर्ट बिल आपको याद रखना है किस चीज़ से संबंधित है, किसके समय में आया था, किसके द्वारा लाया गया था, और क्या इसका उद्देश्य था। इवन UPSC प्रीलिम्स में भी पूछा गया है। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। इससे आगे के जो प्रश्न हैं वायसराय से संबंधित वो हम अब अगली क्लास में करेंगे। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसमें लगभग कहीं ना कहीं 120 के आसपास इसमें प्रश्न हैं। तो 1-2 क्लास और होंगी और फिर आपका ये चैप्टर पूरा हो जाएगा।